हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार यादव, क्लास 6 के लिए साइंस पढ़ाना है। अभी हम सब मिलकर साइंस सीखेंगे, ठीक? पहचान रहे ना आप लोग बच्चों? विजय आचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर, महाराजा हाता, आरा। ओके, तो देखिएगा, आज सोचिए जरा कि मैं क्या आप लोग को पढ़ाऊंगा। थोड़ा सोचिए तो क्या पढ़ना है। घर में बैठे बैठे थक चुके हैं आप लोग। बहुत सारा सामान आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं, जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं, कोई ना कोई सामान रहता ही रहता है। सब दिखाई देता है, ठीक ना? बेंच है, टेबल है, गाड़ी है, पेड़ है, फैन है, बहुत सारा चीज़ जो है दिखाई देता है। तो मिट्टी है, पत्थर है, ईंट है, कुछ ना कुछ बहुत सारा चीज़ दिखाई देते रहता है। बताइए तो आपका साइंस में जो है क्या हो सकता है, क्या आप आज सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग किस विषय पर विचार करने जा रहे हैं, जरा बताइए तो। किस विषय पर विचार करने जा रहे हैं? हाँ, जरूर आप समझ गए होंगे कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्लास 6 में हम लोग का चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो पदार्थों का जो है वर्गीकरण, पदार्थों का हम कैसे वर्गीकरण करेंगे, इस पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस विषय पे हम लोग सीखेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो पहली बात कि पदार्थों का वर्गीकरण करने से क्या फ़ायदा? पदार्थों का हम वर्गीकरण करते क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ गई वर्गीकरण करने की? पदार्थ है तो है, पूरे संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, जिसको वर्गीकरण करना क्यों है? ये साइंस में चैप्टर आया क्योंकि वो चैप्टर आ गया कि पदार्थों का वर्गीकरण। हम लोगों को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? या टेक्स्ट बुक में लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सॉर्टिंग मटेरियल्स क्या ज़रूरत पड़ गई? सोचते हुइएगा कि वर्गीकरण नहीं होता तो भी पदार्थ रहता, तो भी सारे सब वस्तु रहते, जो दिखाई दे रहा तो भी रहता। ये वर्गीकरण कहाँ से आ गया? सोचते हुइएगा। एक चैप्टर बन गया पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना है नहीं। तो पदार्थों का वर्गीकरण का ज़रूरत इसलिए पड़ गया ताकि हम लोग जो है उसका विशेष ज्ञान जो है प्राप्त कर सके। एक एक वस्तु का अलग अलग ज्ञान अर्जित करना जो है बड़ा मुश्किल काम है, ठीक? अरबों वस्तुएं हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं, कहिए अनगिनत वस्तुओं का एक एक नाम लेके उसके बारे में हम लोग जो है ज्ञान अर्जित करें, बड़ा ही यह दुर्लभ कार्य है। आपको जो है अनगिनत वस्तुओं का नाम ही नहीं याद होगा, आप लोग सीखिएगा कैसे, जानिएगा कैसे? लेकिन इस वर्गीकरण से देखिए कितना आसान हो जा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना कि दुनिया में अनगिनत वस्तुएं हैं, उसके नाम लेते लेते वर्षों बीत जाएंगे, इतने वस्तुएं हैं। लेकिन देखिए वर्गीकरण से कैसे सहूलियत हो रहा है। लेकिन ये पूरे संसार की जो वस्तु जो है उसको हम दो भाग में बांट दे रहे हैं, सिर्फ दो भाग में। अनगिनत वस्तु को देखिए दो भाग में बांट दे रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ दो भाग में बैठ गया इतना, और वो वस्तु अनगिनत वस्तु को देखिए कैसे दो भाग में बट जा रहा है। एक सजीव, एक निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बैठ गया। पूरा संसार जो है दो ही भाग में है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव, निर्जीव। याद है आप लोगों को ये लिविंग थिंग्स क्या होता है? भूल गए होइएगा,
बहुतों को याद है, हाँ बहुतों को। देखिए लिविंग थिंग्स, एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं। लिविंग थिंग्स, ये पिछले क्लास में भी पढ़े थे, 5 में पढ़े थे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इस क्रम में भी एक बार याद करा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। द थिंग्स which has life is called living things। देखिए the things which has life is called living things। living things हो गया। दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग नॉन मीन्स नो, नो लिविंग थिंग, जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स का आपका डिफिनेशन आ जाएगा। देखिए लिखते हैं, द थिंग्स which has no life is called non-living तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के पूरे संसार का जो मटेरियल्स है उसको 2 भाग में बांट सकते हैं ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, समझे। तो जरा सोचते हैं, जरा विचार करते हैं, जरा और आगे सोचते हैं। ये देखिए, ये मेरा बुक है, ठीक ना, ये क्या है, मेरा बुक है। ये सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये देखिए चौक, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये फैन चल रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। ये देखिए मोबाइल है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब का सब निर्जीव है क्योंकि इसमें जान नहीं है, ठीक ना। ये तो जान रहे आप, सजीव किसे कहेंगे, लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे, तो लिखा हो ना जिसमें जीव हो, जिसमें लाइफ हो। लाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आप पढ़े, पहले भी पढ़े हैं, जिसमें मूवमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, ठीक ना, मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता हो, है, रिप्रोडक्शन हो, ये ब्लड सर्कुलेशन हो, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे भी पढ़िएगा और बड़े क्लास में जाइएगा तो डिटेल में पढ़िएगा। तो सब जो है सजीव का गुण है। और ठीक इसका उल्टा निर्जीव है, जो रेस्पिरेशन न करे, जिसमें मूवमेंट, सेल्फ मूवमेंट न हो, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन न हो, ठीक ना, एक्सक्रेशन न हो, रिप्रोडक्शन न हो, वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे ये देखिए बेंच, टेबल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मेरा बताया नॉन लिविंग थिंग्स है। ये फोटो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स है। ये कैलेंडर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, लिविंग थिंग्स में ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, जो पेड़ पौधे जो है वो लिविंग थिंग्स है, सजीव हैं। देखते हैं ना, छोटा पौधा रहता है, बड़ा हो जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र का नाम सुने होंगे। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान दिया, संसार को बताया कि पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं। सबसे पहला बार उन्होंने ही बताया था कि पेड़ पौधों में भी
जीव होते हैं, पेड़ पौधों का भी लाइफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पेड़ पौधे में संवेदना भी होती है। आप पेड़ पौधों को अगर तोड़ते हैं, उसके ब्रांच को तोड़ते हैं, तो उसे भी कष्ट होता है, ठीक ना। जैसे हम लोगों को कोई बच्चे जो है चिट्ठी काटते हैं, लड़ जाते हैं एक दूसरे से, या आपको दीवार में टक्कर लग गया तो आपको कष्ट होता है ना। उसी तरह पेड़ पौधों को भी कष्ट होता है। पेड़ पौधों में संवेदना भी है। क्यों? क्योंकि वो भी जीव हैं, जैसे हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, ठीक। और जानवर, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है? ये सब के सब सजीव हैं, ये भी सजीव है, ठीक। मनुष्य सजीव हैं। तो आप समझ गए कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो इस रूप में जो है पूरे संसार के वस्तुओं को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए ना, एक ज्ञान अर्जित करने में कितना सहूलियत हो रहा है? एक एक नाम लेते, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा टेबल बेंच पंखा, कितना मुश्किल पड़ जाता। अरबों नाम लेते चल जाते, अरबों नाम लेना पड़ता सबके बारे में जानने के लिए। लेकिन यहाँ जो है वर्गीकरण हमने कर दिया कि सजीव निर्जीव। जैसे सजीव बोलेंगे पता चल जाएगा कि एक विशेष प्रकार की वस्तु, वैसी वस्तु जिसमें जीव हो। जैसे निर्जीव बोलेंगे पता चल जाएगा कि वैसी वस्तु जिसमें जीव नहीं है उसकी चर्चा की जा रही है। तो सजीव और निर्जीव, इस पर चर्चा हो गया, वर्गीकरण भी हो गया। ज्ञान हासिल करने में कितना आसान पड़ गया, 1 मिनट में ज्ञान हासिल हो गया कि नहीं। पूरे संसार की वस्तु का ज्ञान जो है 1 मिनट में हम ले लिए सजीव और निर्जीव के आधार पे, ठीक ना। इसी तरह जो है वर्गीकरण जो है का बहुत तरीका है। आप किस उद्देश्य से वर्गीकरण करना चाहते हैं उस पे आपको डिपेंड करता है कि आप वर्गीकरण जो है किस आधार पे करना है। कि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है कि ऐसा ही वर्गीकरण करना है, ऐसा ही वर्गीकरण करना है, या किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वर्गीकरण करना है, ऐसा नहीं। आपको कैसा ज़रूरत है, किस तरह का आपको ज्ञान की ज़रूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं, उस आधार पे जो है वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। आप अपने सुविधा के अनुसार वर्गीकरण कीजिएगा, ठीक है। जैसे बताते हैं, एक दूसरा उदाहरण बताते हैं हम आपको। थोड़ा बोर्ड जो है साफ करते हैं कि ना। अच्छा देखिए, तो साफ किए। देखिए 3 टर्म हम लिख रहे हैं। 3 टर्म को इस बारे में आप लोग सोचिए, है। उसके बाद बताइएगा कि इस आधार पे कैसे वर्गीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, एक हमने लिख दिया सॉलिड, है। दूसरा हमने लिख दिया लिक्विड, तीसरा हमने लिख दिया गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। ये देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी देखिए वर्गीकरण में कैसे काम आएगा। आप अपने आसपास ध्यान नज़र को ले जाइए, देखिए, ठीक ना। ये दिखाई आपको देगा, जो भी आसपास आप देखिएगा, या तो वो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या गैस है। सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। चारों तरफ आप नज़र घुमाइए, आपको सॉलिड लिक्विड गैस ही दिखाई देगा। ये पूरे संसार को जो पहले बार जो है हम लोगों ने वर्गीकरण किया था सजीव और निर्जीव पे, अब जो है दूसरा वर्गीकरण का जो तरीका आ गया सॉलिड लिक्विड गैस पे, ठीक ना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा या तो वो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है। एक बार हम समझते हैं कि ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो थोड़ा आप लोगों को सहूलियत पड़ेगी, ठीक ना। ये देखिए
ये मोबाइल है, सॉलिड है, ठीक ना। ये और क्या दिखाया आप लोगों को है, ये क्या है, ये चाबी है, सॉलिड है, ठीक ना। ये बुक जो है, ये भी सॉलिड है, ठीक। ये चौक जो है ये भी सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद लिक्विड है। लिक्विड अभी मेरे पास नहीं है, चाहिए था ना। लिक्विड पानी है। पानी क्या है? लिक्विड है। दूध लिक्विड है। तेल लिक्विड है। गैस ये जो एयर जो है आपका, ये गैस है, ठीक ना। बहुत तरह गैस का नाम लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत तरह का गैस का नाम सुने। मतलब ये मान के चलिए जो एयर जो है आपका, ये गैस है, ठीक। तो गैस है, जो तीनों आप लोगों ने देख लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। थोड़ा विस्तार से हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो कैसे गया। जो क्लास में बैठे हुए हैं, थोड़ा जानते हो कि ये सॉलिड, किसी को सॉलिड कब कहेंगे, किसी को लिक्विड कब कहेंगे, किसी को गैस कब कहेंगे, हैं। तो ये आपका जो एक क्लास जो है कैसे बना हुआ है, एक एक ईंट से, ठीक ना। एक ईंट पे दूसरा ईंट, दूसरा ईंट पे तीसरा ईंट, इस तरह रखते रखते जो है एक दीवार बना है। तो ये ईंट जो है यहाँ पे क्या है, एक यूनिट हो गया, ठीक ना। ईंट जो है यूनिट हो गया, ईंट से बना हुआ है, ये रूप बना हुआ है। तो उसी तरह है एक पदार्थ जो बना होता है ना, एक एटम से बना होता है। सबसे छोटा इकाई जो होता है पदार्थों का, सबसे छोटा इकाई जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं परमाणु, एटम कहते हैं, ठीक। और थोड़ा बड़े क्लास में जाइएगा तो सीखिएगा, थोड़ा सा ज्ञान ही लेते हैं। और लेकिन एटम जो है ना, फ्री नेचर में बहुत कम रहता है। ये जो है एक दो एटम, दो तीन एटम आपस में मिल के रहता है हमेशा, अधिकांशतः, ठीक। तो एक से ज़्यादा एटम, एक से ज़्यादा परमाणु जब एक साथ मिलता है तो उसको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। यानी कि पदार्थ जो बना होगा तो वो मॉलिक्यूल रहते होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुटा होगा उसमें, हैं, ठीक है ना। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ये देखिए, ये चाबी जो है, ये देखिए, ये पेन जो है, ठीक है ना। इसका भी अणु जो है एक अणु दूसरे अणु से बंधन बनाए हुए हैं, ठीक है ना, बंधन बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मेरा उंगली है ना, फिंगर्स है, ये देखिए बंधन बना दिया, ठीक ना। ये जो है बंधन बना दिया। तो सॉलिड में जो होता है, ये बंधन जो होता है बहुत मजबूत होता है। देखिए एकदम मजबूत है बंधन, ठीक ना, एकदम बिल्कुल जोर से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, एक दूसरे को जोर से अट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसको कहेंगे सॉलिड कहेंगे, समझिए, इसको क्या कहेंगे, सॉलिड की कहेंगे। यानी कि अणु जो है बहुत नज़दीक रहे और पूरे जोर से अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, बहुत नज़दीक रहे, मतलब मोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ही कम रहे, नगण्य रहे, तो उसको कहेंगे सॉलिड, ठीक ना। जिसका मोलिक्यूल का जो बंधन जो है, अट्रैक्शन जो है बहुत गहरा हो, बहुत जोरदार हो, उसको सॉलिड कहेंगे। लिक्विड में क्या होता है, ये जो बंधन जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, ठीक ना। ये देखिए, अब थोड़ा सा कोई खींचेगा तो ऐसे निकल जाएगा, मेरा उंगली देखिए ऐसे निकल जाएगा। माने ये जो बंधन जो है, अट्रैक्शन जो है कम हो गया, ठीक ना। अणुओं के बीच का जो आकर्षण शक्ति है कुछ कम गया, या ऐसा कहेंगे कि मोलिकुलर स्पेस, अणु का स्थान जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मोलिकुलर स्पेस जो है, मोलिकुलर गैप जो है बढ़ गया, तो लिक्विड हो गया। और गैसों में क्या होता है, ये मोलिकुलर स्पेस जो है
बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, एक दूसरे के नज़दीक कोई अट्रैक्शन नहीं, फ्री, ठीक ना। ये धुआं जो है देखिए उड़ने लगता है, बिना कुछ किए हुए ही उड़ने लगता है एक दूसरे में, क्योंकि बंधन है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एक गैस हो गया। तो ये संसार की वस्तुओं को जो है सॉलिड लिक्विड गैस में भी बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं ना, है। तो ये एक तरीका हो गया, एक तरीका सजीव निर्जीव पर हुआ था, एक तरीका इस पे हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप जाने भी, सॉलिड किसे कहते हैं तो बता सकते हैं, हैं? क्या वैसा मटेरियल जिसका जो है मोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो, ठीक है ना, मोलिक्यूलर अणुओं का बंधन जो है तगड़ा हो, एक दूसरे को जो मजबूती से पकड़े हुए हो, खींचने पर न खींचाए, ठीक ना, उसको कहेंगे सॉलिड। लिक्विड में क्या अणुओं का बंधन इससे कमजोर होता है, ताकत लगा के खींचने पे खींचा जाता है, ठीक ना। पानी जो है देखिए कम है तब तो वो फ्लो कर रहा है। उसके बाद गैस में बिल्कुल ही नहीं रहता है, एकदम देखिए उड़ने लगता है, दूर दूर रहता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह जो है वर्गीकरण करने का बहुत सारा तरीका है जिसके आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया बड़े स्तर पर वर्गीकरण हो गया, पूरे संसार की वस्तु को जो है इस तरह हम लोग जो है वर्गीकरण कर दे रहे हैं। और ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, आप घर में हैं, आपका जो स्टोर रूम है घर का, जिसमें घर का जो सामान होगा, घर में क्या होगा, प्लास्टिक का भी सामान होगा ना, लोहे का भी सामान होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक के सामान को अलग कर दो, लोहे के सामान को अलग कर दो, आप आराम से कर लीजिएगा। प्लास्टिक वाला को एक तरफ रख दीजिएगा, लोहा वाला को एक तरफ रख दीजिएगा। तो क्या हो गया, ये वर्गीकरण हो गया है। आपकी ज़रूरत के अनुसार ये भी एक वर्गीकरण हो गया, ठीक ना। और जैसा भी ज़रूरत हो वैसा कर सकते हैं। वर्गीकरण का तरीका देखिए, आपका बैग सही, स्कूल बैग जो है आपका, उसमें क्या है, बुक भी है, कॉपी भी है। वर्गीकरण का एक हो सकता है कि किताब को अलग करो, कॉपी को अलग करो, किताब को एक जगह रखो, कॉपी को एक जगह रखो, ये वर्गीकरण हो गया, ठीक ना, वर्गीकरण हो गया। किताब और कॉपी को भाग में ये वर्गीकरण हो गया। इसी तरह ज़रूरत के अनुसार बहुत सारा वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक ना। और देखिए ऐसा भी एक वर्गीकरण हो सकता है, खाने वाला चीज़, न खाने वाला चीज़, ठीक ना, खाने वाला चीज़, न खाने वाला चीज़, इस रूप में भी वर्गीकरण कर सकते हैं। आम, सेब, केला, अमरूद, ये सब क्या हो गया, खाने वाला चीज़। और दूसरा सामान जैसे हो गया कैलेंडर, बुक, कॉपी, पेन, ये सब क्या हो गया, ना खाने वाला चीज़। तो आपके पास रखा रहे, ठीक ना, आम, सेब, केला, अमरूद, कलम, कापी, किताब, और कहा जाए कि इसका वर्गीकरण करना है खाने वाला चीज़ में और न खाने वाला चीज़ में, तो आप आराम से वर्गीकरण कर दीजिएगा ना, है। अच्छा, और इस तरह जो है वर्गीकरण, देखिए आपका बुक में क्या लिखा है, इस तरह जो है वर्गीकरण करते रहना है। देखिए खाने वाला चीज़ क्या क्या हो सकता है, तो सेब, आम, संतरा, अंगूर, चावल, गेहूँ। कोई कहे कि गोल आकृति का नाम बताओ, तो रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे, नींबू, घड़ा, ठीक।
सड़क पर चलने वाली गाड़ी, क्या हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, ये सब सड़क पर चलने वाली गाड़ी हो गया है। आकाश में उड़ने वाला यातायात के साधन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब अलग अलग है। इस तरह का जो है इस रूप में भी वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। आकाश में उड़ने वाला, सड़क पे चलने वाला, जल में चलने वाला है। तो यातायात के साधन है, तो यातायात के साधन को भी 3 वर्गों में बांट दिए। क्या, एक वर्गीकरण हो गया आकाश में उड़ने वाला, दूसरा वर्गीकरण हो गया पानी में चलने वाला, तीसरा हो गया सड़क पर चलने वाला। तो वर्गीकरण करना अपना दिमाग लगाना है, अपना सोचना है कि वस्तुओं का वर्गीकरण जो है कैसे हम करें, क्या ज़रूरत है, किस ज़रूरत के अनुसार करना है, और उस ज़रूरत के अनुसार जो है आप इसका वर्गीकरण करेंगे, अपने विवेक से वर्गीकरण करेंगे, आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण करेंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण का तरीका हुआ है। और भी है तो आपको ये साइंस है, ठीक है ना, करके देखना है, लिखना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, ये सारे बातों पे लिखते रहना है, हैं? अच्छा, एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। वैसा पदार्थ जिसको आर पार देखा जाए, वैसा पदार्थ जिससे आर पार नहीं देखा जाए, है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, और एक होता है जो तो देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार देखा जा सके, ठीक ना। इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए तो, वो कौन सा मटेरियल है, कौन सा मैटर है, कौन सा पदार्थ है जिसको आर पार हम लोग देख सकते हैं। शीशा आ रहा ना, शीशा के आर पार आराम से देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। दीवार जैसे हुआ, ईंट का दीवार, पत्थर का दीवार, ठीक ना। एक दीवार से दूसरी ओर देख सकते क्या, ईंट के दीवार से दूसरी ओर देख सकते क्या, नहीं देख सकते, ठीक। वो हो गया अपारदर्शी। क्या हो गया, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। तो इस आधार पे भी हो गया है, ठीक ना। और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, जो धुंधला दिखाई दे, ठीक ना, दोनों का बीच का बिंदु है। अर्थ पारदर्शी। अच्छा, एक बात बताइए तो, इसको जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, फिर दिखाई देना बार बार शब्द आता है, आर पार दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। एक प्रश्न भी है आपका टेक्स्ट बुक में जो है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी चर्चा करनी होगी, तो ये जानना जरूरी है। एक ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसल्यूसेंट जो हमने अभी बताया, उससे पहले एक जानना है कि आखिर दिखाई कैसे देता है। ये देखिए, ये पेन है, एक
पेन है, किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, पेन है। कैसे समझ गए कि ये पेन है? ये ग्रीन कलर का है, स्पष्ट है कि दिखाई दे रहा है। तो कैसे दिखाई दे रहा है? दिखने में वास्तव में होता क्या है? दिखने के लिए चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट, जिसको हमको देखना है वो ऑब्जेक्ट चाहिए, पेन है। उसके बाद क्या चाहिए? आँख चाहिए और सूर्य की प्रकाश चाहिए। देखने के लिए जो है ये 3 चीज़ चाहिए, ठीक ना? देखने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पेन चाहिए, पेन मतलब ऑब्जेक्ट, आँख चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। 3 में से कोई भी एक नहीं रहा तो आपको ये दिखाई देगा। होता क्या है? सूर्य की रोशनी जो है इस ऑब्जेक्ट पे, इस पेन पे आके टकराएगा और वो सूर्य की रोशनी जो है यहाँ से टकरा कर, इसको कहते हैं साइंस की भाषा में रिफ्लेक्ट, लाइट का रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है हमारे आँख पे जो है टकराता है, ठीक ना? यानी देखने के लिए जो है क्या चाहिए? तो इस पे ऑब्जेक्ट पे सूर्य की रोशनी पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक आए, तब जाके हमें कोई चीज़ दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं देता, ठीक ना? ये दीवार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दीवार से जो है सूर्य की रोशनी टकरा कर जो है हमारे आँखों तक आती है? और अच्छा एक बताइए, जरा सोचिए, अगर रिफ्लेक्शन पूरा हुआ, ज़्यादा हुआ तो दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन कम हुआ तो कम होगा। अगर रिफ्लेक्शन जो है 0 हो जाए, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं तो दिखाई देगा कि नहीं? तो दिखाई नहीं देगा, ठीक ना? मतलब 100% अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। वैसा वस्तु जहाँ रिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल ही 0 है वो दिखाई नहीं देगा। हम लोग को एयर दिखाई नहीं देता, दिखाई देता क्या? वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक ना? रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। लाइट जो है पूरा का पूरा 100% जो है पार हो जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो आपको आएगा वर्गीकरण करने के लिए, पारदर्शी अपारदर्शी में वर्गीकरण कीजिएगा, है ठीक ना? या आपसे कोई पूछे कि 100% अगर रिफ्लेक्शन हो तो वस्तु दिखाई दे, 100% रिफ्लेक्शन हो तब तो दिखाई देगा, अगर रिफ्लेक्शन ना हो, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है तो वस्तु दिखाई देगी, इसमें क्या जवाब होगा? नहीं दिखाई देगी, ठीक ना? तो इस आधार पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या जैसा 2 भाग में 3 भाग, वो तो आपका मर्जी है कि नहीं? पारदर्शी अपारदर्शी 2 भाग में भी 3 भाग में भी है। चाहे कोई कह दे कि चलो बहुत सारा वस्तुओं का ढेर लगा हुआ वहाँ रखा हुआ, उसमें से जाओ ट्रांसपेरेंट को लेके आओ, आप उसको लेके आ दीजिएगा, हो गया आपका काम, हो गया। वर्गीकरण का ज्ञान है आपको तो हो गया, ठीक ना? उसके बाद देखिए और भी आप देखते हैं वो होइएगा, कोई वस्तु कठोर होता है, कोई वस्तु मुलायम होता है, तो इसके आधार पर भी हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्ट किसको कहेंगे? प्रेशर देने पे दबाने पे जो दब जाए उसको सॉफ्ट कहेंगे, प्रेशर देने पे दबाने पर जो ना दबे उसको हार्ड कहेंगे, ठीक ना? तो आपको सॉफ्ट और हार्ड के आधार पे बहुत सारा वस्तु कहीं रखा हुआ है, आपको कहा जाए कि वो जाओ वहाँ से सॉफ्ट वस्तु लेके आओ, वहाँ से हार्ड वस्तु लेके आओ, कर दीजिएगा, या कहा जाए कि उस बॉक्स में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को जो है सॉफ्ट और हार्ड में क्लासीफाई कीजिए, आप आराम से क्लासीफाई कीजिएगा।
क्योंकि आपके पास सॉफ्ट का नॉलेज है, हार्ड का नॉलेज है, इस आधार पे जो है आप उनका वर्गीकरण कर दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, कुछ वस्तु जो है जल में डूब जाता है, कुछ वस्तु जो है जल में तैरता है। इस आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जल में तैरने वाला वस्तु, जल में डूबने वाला वस्तु है। जैसे तैरना और डूबना जब बात आता है तो हमें तो बार बार याद आ जाता है वैज्ञानिक हुए आर्किमिडीज, ठीक ना। बहुत महान वैज्ञानिक हुए आर्किमिडीज, उनका नाम तो याद आ ही जाता है। वो तैरने का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। कौन वस्तु जल में तैरेगी, कौन वस्तु जल में नहीं। आपका 6th क्लास है, 7th क्लास होगा इसके बारे में पढ़ने के लिए, न तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बस इतना जान लीजिए कि कोई वस्तु जब अपने आयतन, अपने भार से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करे, ठीक ना। जल में अगर उस वस्तु को हम डालें, जल में उस वस्तु को रख दें और अपने भार से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करे, वो जितना वॉल्यूम है वो पानी को हटाएगा ना, तब ना वहाँ रहेगा। ये देखिए, एक चौक को हम रख दिया हाथ पे। ये चौक जो है इतना जगह लिया ना, मेरे हाथ का इतना वॉल्यूम, इतना जगह लिया ना चौक है। तो उसी तरह जो है, जैसे नाव है, पानी में जब नाव रहता है तो क्या करता है, पानी को जो है हटाता है, अपना जगह बनाता है रहने के लिए, है। तो अपने भार से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर दे तो तैरने लगेगा, अपने भार से कम पानी को डिस्प्लेस करे तो वह सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक। तो पानी में तैरने वाला, पानी में न तैरने वाला के आधार पे भी जो है हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, है? और क्या है जी, अभी कुछ है? और एक आप लोग पढ़े होइएगा, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, कुछ वस्तुएं ऐसा होती है जो अपने से ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है, और कुछ वस्तुएं ऐसा होती है जो अपने से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है। तो ऐसे वस्तु जो अपने से ऊष्मा को प्रवाहित होने देती है, वो गुड कंडक्टर। जो अपने से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है, इसको कहते हैं बैड कंडक्टर। सुचालक, कुचालक, ठीक ना। वैसा पदार्थ जो अपने से ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित होने दे उसे सुचालक कहेंगे। वैसा वस्तु जो अपने से ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित न होने दे उसे कुचालक कहेंगे। तो सुचालक और कुचालक के आधार पर भी आप जो है वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक ना। लकड़ी, लकड़ी सुचालक है कि कुचालक है? कुचालक है, क्योंकि लकड़ी से जो है क्या होता है, विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ये अब गुड कंडक्टर में क्या आएगा, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। इससे जो है विद्युत प्रवाहित होता है। ये सुचालक कुचालक के आधार पर भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत सारा आप लोगों ने सुना है। तो देखिए, कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं जो बुक में नहीं है, अगर मेरे बात को ध्यान से सुने होइएगा
तो उसको लिखिएगा, ठीक ना। चलिए, बहुत आसान, आप लोग सब लिख लीजिएगा। बहुत आसान दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स्ट्रा प्रश्न देखिए, इसको लिखिएगा, इसको लिख के दिखाना, ठीक ना। नेम, वाइड मटेरियल, नो लाइट, बताए ऐसा। Okay? Thanks. Masih dalam.